हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना 5.1 क्या लिखा गया है, राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमको फॉर्मूलाज लिखने हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जिनके हमको नाम दिए गए हैं। तो जो आईयूपेक नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं ना। जैसे पहले हम कैटाइन को लिखते हैं, फिर अनाइन को लिखते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे हमें रूल्स को यूज करना है और इनके हमको फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो पहला पार्ट देखो भैया क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है टेट्रा, टेट्रा यानी कि 4। उसके बाद अमीन यानी कि NH3, फिर डाई लिखा है, डाई यानी कि 2, एक्वा यानी कि वाटर, फिर लिखा है कोबाल्ट और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है 3। देखने वाली बात यह है यहाँ पर कोबाल्टेट नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ कोबाल्ट लिखा है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है जो बॉक्सेस के अंदर होगा ये हमारा कैटाइन है। क्या है भैया? कैटाइन है। पता चल गया। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं, लीगेंड के नाम लिखे गए हैं। लीगेंड यानी कि ये पहले लीगेंड लिखा है, फिर आपका यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम लिखा है, उसके बाद यहाँ पर बाहर कुछ क्लोराइड लिखा हुआ है। इट मींस ये वाला पार्ट तो हमारा पॉजिटिव है और ये वाला भैया नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि हम पहले कैटाइन को ही लिखते हैं फिर अनाइन को लिखते हैं। बिल्कुल भाई। तो चलो जी, पहले वाले का हम नाम लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट है ना, सबसे पहले क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पर भैया? कोबाल्ट है, तो लिख दो CO कोबाल्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, अपने लिगेंड्स के नाम। देखो लिगेंड्स यहाँ पे दो हैं, एक है आपका अमीन और एक है आपका एक्वा। अब दोनों के नाम ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अमीन का भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी ए से स्टार्ट हो रहा है। हम नेम्स लिखते हैं लिगेंड्स के तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है, बट यहां तो दोनों जगह ए ही आ गया, दोनों की स्टार्टिंग ए से हो रही है। अब भैया क्या करें हम, ए के बाद सेकंड कैरेक्टर देखो, सेकंड क्या है यहाँ पर, उसके बाद अमीन में है M और एक्वा में है Q। अब M पहले आता है कि Q पहले आता है? भैया M पहले आता है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे जी, अमीन को लिखेंगे। लिख दो भैया, अमीन को लिख दिया हमने NH3। लेकिन है कितने अमीन? 4 है, टेट्रा लिखा था ना तो हमने लगा दिया 4। उसके बाद आया एक्वा, एक्वा यानी कि वाटर, तो लिख दो वाटर। कितने हैं? डाई लिखा था ना यानी कि 2। बिल्कुल। बॉक्स बंद कर दो भैया, ज्यादा बड़ा बॉक्स बना दिया वैसे मैंने चलो हमने बॉक्स बंद कर दिया, लो हो गया। आगे हमारे सामने लिखा था क्लोराइड, है ना, क्लोराइड यानी कि Cl। बिल्कुल, नाम पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने बाहर Cl लिखा, ये टोटल Cl होंगे कितने, क्लोराइड आइंस कितने होंगे, वो कैसे पता लगाते हैं हम? ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होता है, जैसे कि हमने X मान लिया, ये जो टोटल चार्ज होता है इसको ही तो ये बैलेंस कर रहा होता है। तो इस पे जितना टोटल चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बाहर सेट करेंगे Cl काउंटर आइंस कितने होंगे। बिल्कुल, तो इस पे पूरे पे ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे चार्ज कैलकुलेट करो। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया था भैया? 3 दिया गया था। यानी कि कोबाल्ट पे चार्ज कितना है भैया? प्लस का 3 है। लो भैया, फिर NH3 है, कितने हैं? 4 NH3। अमीन कितना चार्ज होता है? इस पे तो 0 होता है 4 तो 0 हो गया। H2O भी न्यूट्रल होता है, तो इस पे भी 2 × 0, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, इक्वल टू X। टोटल चार्ज कितना आया? 4 × 0 0 हो गया, 2 × 0 0 बचा 3, तो X इक्वल टू आ गया +3। बहुत बढ़िया। यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें ओवरऑल चार्ज है +3। अब इस +3 को खत्म करना है तो कितना चार्ज चाहिए हमें? ये जो काउंटर आयन है ये इसको बैलेंस करता है, +3 को खत्म करेगा, तो कितना +3 को खत्म करने के लिए कितना चार्ज चाहिए भैया? -3 चाहिए। -3 खत्म कर देगा +3 को। और ये जो आपका क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन पे कितना चार्ज होता है? -1। हमें चाहिए कितना? -3। तो अगर हम ये क्लोराइड आयंस टोटल 3 ले लें तो -1 × हो जाएगा 3, कितना चार्ज आ जाएगा? -3। यानी कि क्लोराइड आयन हमें कितने चाहिए? टोटल 3 चाहिए। 3 ले लेंगे अगर हम क्लोराइड आइंस, तो उससे क्या होगा भैया? -3 चार्ज हो जाएगा बाहर, और -3 इस +3 को बैलेंस कर देगा। बोलो बात समझ में आई? तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ये सारी चीज आपको पता होंगी, आपने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, तब भी मैंने थोड़ा सा डिटेल में पहला वाला समझा दिया। आगे वाले थोड़े से हम फास्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। हाँ जी, दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में सबसे पहले लिखा है पोटेशियम। अब पोटेशियम तो एक मेटल है भैया,
पोटेशियम यहाँ पर हमें लिगेंड तो लग नहीं रहा, लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पे पहले मेटल का नाम कैसे ला गया पहले, हाँ ये मतलब कैटाइन होगा। पोटेशियम के बाद लिखा है टेट्रा साइनाइडो, ओके सर, ये साइनाइडो, साइनाइड वो लिगेंड है यहाँ पर बिल्कुल। उसके बाद निकल को क्या लिखा गया, निकलेट और सेकंड, यानी कि हम समझ गए इस बार ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ना जो बॉक्स के अंदर लिखते हैं इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा, ये अनाइन होगा, इसीलिए पहले पोटेशियम लिखा गया और यहाँ पर निकल को निकलेट कर दिया गया, कोई बात नहीं। अब सेकंड वाले का नाम लिखो भैया। सबसे पहले क्या आया सेकंड वाले में, पोटेशियम लिखा था तो हमने लिख दिया पोटेशियम के, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ, ठीक है। निकलेट लिखा था, निकलेट, निकलेट यानी कि निकल NI, फिर टेट्रासाइनाइडो यानी कि CN, कितने हैं टोटल 4 हैं, ये लो जी, ठीक है। देखो इस बार तुम देख रहे होगे ये वाला हमारा कैटाइन पार्ट है और ये वाला अनाइन है, ठीक है, ओके। अब हमें फिर से वही चीज चेक करनी है कि यहाँ पर ये जो पोटेशियम है K है, ये कितने होंगे भैया, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कैसे पता लगाएंगे, इस पे जो चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम कितना है कॉम्प्लेक्स पे। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया था हमें, निकल को निकलेट लिख रखा था ना, हाँ 2 दे रखा था, तो ठीक है भैया लिख लेते हैं। इस पे चार्ज है प्लस का 2 और CN पे कितना होता है चार्ज, CN माइनस पे -1 चार्ज होता है कितने 4 हैं, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू x, -4 और +2 कितना आ गया, x इक्वल टू -2 आ गया, क्या बात है सर। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे ओवरऑल चार्ज है -2 को खत्म कौन कर रहा होगा, ये जो काउंटर आइन है के, और एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, एक के पे +1 होता है, हमें चाहिए -2 को खत्म करना है, तो हमें यहाँ पर 2 पोटेशियम लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा और ये +2 चार्ज इस -2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये भैया फॉर्मूला बनेगा आपका K2NiCN4, समझ रहे हो, ठीक है भैया। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में लिखा है जी ट्रिस, ट्रिस किसके लिए हम यूज करते हैं, 3 के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका लिगेंड है इथेन 1,2 डाई अमाइन, है ना, इसमें नाम में ही डाई आ गया इसलिए बाहर हमने ट्रिस लगाया यानी कि 3। उसके बाद लिखा है क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड, क्रोमेट नहीं लिखा है, क्रोमियम लिखा है, सीधी सी बात है भैया, ये इस बार कैटाइन है पूरा कॉम्प्लेक्स, और बाहर लिखा है क्लोराइड, ये आपका काउंटर आइन हो जाएगा, है ना। चलो नाम लिख देते इसका। सबसे पहले हमें इस बार क्या लिखना है, ये कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। मेटल कौन है यहाँ पे, क्रोमियम, फिर आपका 3 है EN, लिगेंड्स कितने हैं, ट्रिस लगाना 3 है, ओके, और बाहर की तरफ क्लोराइड आइंस, हो गया भैया। आप क्लोराइड आइंस कितने हैं पता करना है, इस पे टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिया गया था और EN आपका न्यूट्रल होता है, तो 3 × 0, ठीक है, कितना चार्ज आ गया टोटल, +3 आ गया चार्ज। एक क्लोराइड आयन पे -1 होता है ना, इस पे +3 है, तो हमें कितने क्लोराइड आयन लेने पड़ेंगे भैया, 3 लेने पड़ेंगे। 3 लेने से क्या होगा, इस पे -3 चार्ज है और ये -3 चार्ज इसको बैलेंस कर देगा +3 को, है ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इस तरह से, वही सेम तरीका है। अगला देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या दिया गया है, देखो जी फोर्थ वाले में क्या दिया गया है, ये रहा फोर्थ वाला। सबसे पहले लिखा है अमीन, ठीक है, सबसे पहले ही भैया लिगेंड्स का नाम आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पक्का हमारा पहले कॉम्प्लेक्स लिखा जा रहा है, इसलिए पहले अमीन आ रहा है, बिल्कुल। उसके बाद ब्रोमाइडो, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पर एक ब्रोमाइड एक यहाँ पर लिगेंड है। उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइड आइन है यहाँ पे एक वो है, ठीक है। फिर नाइट्राइटो एन लिखा है, बिल्कुल। फिर प्लेटिनेट, नहीं भैया हमने गलत बोल दिया था, यहाँ पर प्लेटिनेट आ गया भैया, प्लेटिनेट, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे पता चला भैया, प्लेटिनेट लिखा है। 8 तभी लग जाता है सेंट्रल मेटल एटम में जब हमारा कॉम्प्लेक्स अनाइन हो। हमने पहले ही जज कर लिया था, इसलिए पहले किसी को जज नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे जाने। हमने अमीन को देख के बोल दिया भैया ये कैटाइन होगा, गलती करी ना मैंने, हाँ। इसलिए किसी को रियल लाइफ में भी कोई इंसान हो ऐसे बिना सोचे समझे जाने हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बिना पूरी बात जाने। जब हमने पूरा नाम पढ़ा तब समझ में आया हमें, अरे ये तो अनाइन है। हमने स्टार्टिंग में देख के बोल दिया ये कैटाइन है। ओवर स्मार्ट बनना था ना मैं, हाँ, इसलिए ओवर स्मार्ट बनने का नहीं जिंदगी में, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसे किसी को जज नहीं करना, ठीक है। चलो जी नाम लिखते हैं इसका। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है भैया, प्लेटिनेट, यानी कि प्लेटिनम है। सबसे पहले हमने पीटी लिख दिया। अब हमें अनाइन लिखने हैं। अनाइन यहाँ पे बहुत सारे हैं भैया, एक अमीन है,
एक भैया अमीन है यहाँ पर, एक ब्रोमाइडो है, एक क्लोराइडो है, एक नाइट्राइटो एन है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले ए आ रहा है तो सबसे पहले अमीन लिख देंगे हम। यहाँ पे लिख दो भैया, सबसे पहले NH3 अमीन, फिर ब्रोमाइडो, ए के बाद बी आता है, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन, एन क्यों लिखा है? क्योंकि डोनर एटम कौन है इस बार? कौन डोनेट कर रहा है? एन डोनेट कर रहा है। तो नाइट्राइटो क्या होता है भैया? तुम्हारा होता है NO2, चार्ज होता है इस पे -1। और कुछ है भैया? नहीं है, बिल्कुल। अब इस पे कुछ भैया चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पर हमें काउंटर आयन नहीं दिया गया है आगे पीछे कहीं, तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो भी नेगेटिव में होगा, जैसे हमने X मान लिया, ठीक है। अब जब काउंटर आयन तुम्हें नहीं दिया गया यहाँ पे, तो इस पे चार्ज तुम्हें जरूर फाइंड करना है और लिखना है, बिल्कुल। तो इस पे चार्ज कितना होगा? टोटल कैलकुलेट करो। प्लेटिनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया था? +2। ये देखो, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया था? +2, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेटिनम पे कितना चार्ज है भैया? +2 है। फिर आया तुम्हारे पास NH3, NH3 पे भैया चार्ज होता है कितना? 0। फिर आया तुम्हारा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पे कितना होता है? ब्रोमाइडो लिखा था, -1 चार्ज होता है। फिर क्लोराइडो आया, क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है भैया? -1 होता है। फिर आया तुम्हारे पास ये नाइट्राइट NO2, NO2 पे कितना चार्ज होता है भैया? इस पे भी -1 होता है। कैलकुलेट करो टोटल कितना आएगा? -1, -1 कितना हो गया? -2, -2 और +2 खत्म हो गया, -1 बचा, यानी कि x = आया तुम्हारे पास -1। क्या बात है। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो x हमने माना था, इस पे कितना चार्ज होगा भैया? टोटल कितना चार्ज आया? चार्ज आया मेरे भाई कितना? -1, माइनस में चार्ज आया ना। ये पूरा क्या है तुम्हारा? एनाइन है, एनाइन है, इसीलिए वहां पे प्लेटिनेट लिखा था और चार्ज भी माइनस आया। आंसर हमारा एकदम सही है। चलिए जी अगला वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलो भाई साहब फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला सबसे पहले लिखा है डाई क्लोराइडो, यानी कि 2 क्लोराइड आइन है, ठीक है, जो लिगेंड है। उसके बाद लिखा है बिस, समझ गए? बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइअमाइन, ठीक है भैया। फिर प्लेटिनम लिखा है, प्लेटिनेट नहीं लिखा है, प्लेटिनम लिखा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स तुम्हारा कैसा है? कैटाइनिक, कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज होगा ओवरऑल। और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया 4। उसके बाद नाइट्रेट, ये नाइट्रेट बाद में लिखा गया है, यानी कि ये क्या है तुम्हारा? काउंटर आइन, बिल्कुल। चलो जी इसका भी नाम लिख देते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे, इसमें मेटल कौन है? प्लेटिनम, यानी कि Pt, ठीक है। उसके बाद देखो 2 यहाँ पर आपके लिगेंड्स हैं, एक क्लोराइडो और ये एक इथेन 1,2। तो पहले C आता है ना, E बाद में आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डाई क्लोराइडो था ना, यानी कि Cl, कितने लिगेंड्स है तुम्हारे? 2 हैं, डाई लगा था ना, बिल्कुल। उसके बाद बिस लगा था यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा था? बिस, बिस यानी कि 2, यानी कि En जो तुम्हारे होंगे लिगेंड्स, ये कितने होंगे? 2 होंगे। बहुत बढ़िया, बंद कर दिया, इतना ही था। आगे लिखा था नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी कि NO3, हो गया, बिल्कुल। अब हमें एक चीज देखना है कि ये जो NO3 हमने बाहर लिखे हैं काउंटर आइंस, ये होंगे कितने? ये कैसे पता चलेगा? इसका पूरे का चार्ज निकालो। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया था? +2 दिया गया था। क्लोराइड आयन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 एक पे होता है -1 चार्ज। En आपका न्यूट्रल होता है, तो 2 × 0 = x मान लिया हमने, ठीक है। तो चार्ज टोटल कितना आ गया? हाँ ऐसा तो 0 हो जाएगा चार्ज, हमने गलती कर दी यहाँ पे। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं भाई, +4 दिया गया था, ये देखो 4 दिया गया था, हमने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया। तो प्लेटिनम का +4 है चार्ज यहाँ पर। अब सही है भाई, 2 × 0 0 हो गया, +4 -2, यानी कि x = कितना आ गया यहाँ पे? 4 - 2 विच इज +2। बहुत सही, यानी कि इस पे टोटल ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा। और इस +2 को बैलेंस कौन करेगा? ये NO3 बैलेंस करेगा। एक NO3 पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। हमें चाहिए कितना? 2। +2 को कौन बैलेंस करेगा? -2। एक NO3 पे कितना है? -1। हमें -1 नहीं, हमें -2 चाहिए, है ना। तो इस पे हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा के इसको हम 2 मॉलिक्यूल्स कर देंगे। NO3 के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 से क्या हुआ यहाँ पर? -2 चार्ज हो गया, इसमें +2 था, खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाला जो इसका पार्ट है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बाकी सब तो इजी थे, लेकिन 6th वाला पार्ट थोड़ा अच्छा है और हमें वही थोड़े अच्छे लगते हैं, तो थोड़े हाँ अलग हो। देखो 5th इसमें क्या सबसे पहले लिखा गया है? आयरन थर्ड, मतलब आयरन थर्ड लिखा गया, मतलब पहले ये मेटल नहीं दिख रहा तुम्हें? आयरन मेटल है ना,
3D सीरीज में पढ़ के आ रहे हो, आयरन, हाँ सबसे पहले मेटल का ही नाम लिख दिया गया। ये भैया कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पहले क्या लिखा जाता है, वो लिगेंड्स लिखे जाते हैं। ये आयरन थर्ड है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, हेक्सासाइनाइडो, फिर फेरेट। ओके सर, यहाँ पे फेरेट, ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, ये होगा तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आयरन थर्ड जो लिखा गया है, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। आयरन यानी कि Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे के रखा है 3, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स हमारा स्टार्ट हुआ, क्या लिखा है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फेरेट यानी कि Fe है यहाँ पर, बट फेरेट इसलिए कर दिया गया क्योंकि भैया ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। उसके बाद हेक्सासाइनाइडो यानी कि Cn, हेक्सा लगा था ना, 6 हो जाएगा, हो गया भाई, ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है यहाँ पर, Fe कितने होंगे, क्या होंगे। अब इसमें खास चीज क्या है, Fe का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज दिया गया है +3, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे +3 ही रहेगा, यहाँ पे दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दिया गया तो दिया गया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये जो फेरेट था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया था, +2 दिया गया था, बिल्कुल। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना होगा वो एक बार कैलकुलेट करो कॉम्प्लेक्स पे। Fe का +2 दिया गया था, Cn साइनाइड ये -1 होता है इस पे, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू x, कितना आ गया, -6 +2 कितना आ गया भैया, x इक्वल टू आ गया -4, यस। अब यहां पर एक चीज देखना जरा, अब एक चीज देखना, ये जो Fe है ये भैया 3 है, इसका 3 ही रहेगा चार्ज, इसका 3 ही रहेगा भैया ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, ये -4 ही रहेगा। अब भैया क्या करें हम, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे ये भैया इसको कैंसिल आउट करेगा। इसका देखो सीधा सा तरीका है एक, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बाहर Fe लिखा था ना, हाँ जी, इसका कितना लिखा गया है यहाँ पर +3, ये +3 रहेगा बिल्कुल। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है FeCN6, इस पे ओवरऑल कितना चार्ज है टोटल, -4। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, चलो पहले मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो। FeCN6 को भैया हमने 3 कर दिया यहाँ पर, और ये जो Fe था इधर पे, ये जो Fe था इसको मैं थोड़ा इधर अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ, ये जो Fe था इसको हमने 4 कर दिया, ठीक है जी। ये Fe 4 कर दिया। अब देखो क्या चार्ज बैलेंस हो गया, Fe कितना हो गया, 4 हो गया, एक पे चार्ज था +3, 4 3 जा कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कितना चार्ज निकल के आ रहा है, +12, बहुत बढ़िया। FeCN6, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आया था, -4 आया था। अब कितने यहाँ पे टोटल है FeCN6, 3, तो -4 इंटू 3 कितना आ गया, -12, यानी कि इधर +12 इधर -12, हो गया ना दोनों बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा Fe4, ये सारा मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, ये लो, ये आपका आंसर बनेगा ओवरऑल, Fe4 FeCN6, ये पूरा 3 मॉलिक्यूल्स हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जहां कहीं भी ऐसे बैलेंस ना हो पा रहा हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, चेक भी कर लेना बाद में, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, ये देखो, राइट द आयुपेक नेम्स ऑफ, अब भैया हमें फॉर्मूला दिए गए हैं और फॉर्मूला से हमको नेम लिखना है। अब इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। देखो पहला पार्ट इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, फिर NH3 अमीन कितने हैं, 6 हैं, और बाहर हमें काउंटर आयन दिए गए हैं Cl3, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी पड़ती है यहाँ पे। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इजी है, कोबाल्ट का निकालना है, इसको X मान लो, X ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लो X चार्ज है, ठीक है। इस पे NH3, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 इंटू 0, ये क्लोराइड आइंस कितने हैं, 3 है, एक पे -1 चार्ज होता है, 3 है ना, तो 3 -1 इक्वल टू में 0 मान लो, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 तो 0 हो गया, -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है भैया। यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। ये हमें लिखना पड़ता ना इसके नाम पे, इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया। अब इसका भैया नाम लिखो, तो भैया सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटाइन का, फिर अनाइन का। तो ये सबसे पहले है हमारा कॉम्प्लेक्स, तो ये कैटाइन वाला पार्ट है, ये हमारा काउंटर आयन अनाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, अनाइन का लिखते हैं, यानी कि NH3 जो है यहाँ पर इसका लिखेंगे, बिल्कुल भैया। NH3 कितने हैं हमारे, 6 हैं,
यानी कि 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा। NH3 क्या होता है हमारा, अमीन, तो हमने लिख दिया हेक्सा अमीन। फिर क्या लिखते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कौन है यहाँ पे, कोबाल्ट है। कोबाल्ट को हम कोबाल्ट ही लिखेंगे क्योंकि ये तो भैया ओवरऑल कैटाइन है ना। कैटाइन में हम मेटल का जो नेम होता है उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं। अगर अनाइन होता तो कोबाल्टेट वगैरह करते हैं ना, बिल्कुल। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है ब्रैकेट में, है ना, रोमन नंबर्स में कितना है, +3 है। ये लो जी, बाहर लिखा है ये काउंटर आइन Cl3, ये आपका 9 है ना। इसको हम लिखेंगे क्या, क्लोराइड। अब ये 3 है, 3 है, तो यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करना होता है। डाई ट्राई टेट्रा ये सब जब ये लीगेंड होता है तभी यूज करना होता है, तो ये इसका नाम हो जाएगा कुछ इस तरह से। हो गया, बिल्कुल भैया, आसानी से हो गया ये तो। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड में क्या है देखो जरा, सेकंड है हमारे, सबसे पहले हमारे पास कोबाल्ट है यहाँ पर, फिर NH3 5 है, फिर Cl यहाँ पर। इस बार Cl क्या है तुम्हारा, लिगेंड। फिर बाहर है तुम्हारे पास 2 Cl। सबसे पहले इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कोबाल्ट को हमने X मान लिया, फिर NH3 5 है, NH3 न्यूट्रल होता है तो 5 × 0, फिर क्लोराइड है यहाँ पर, है ना, लिगेंड, तो -1 चार्ज होता है इस पर। बाहर 2 Cl है यानी कि 2 × -1 इक्वल में 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 × 0 0 हो गया, -1 -2, इस पर भी +3 आएगा वहाँ पे जाके, तो यहाँ पे भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। अब इसका नाम लिखो भैया, नाम कैसे लिखेंगे इसका भाई, सबसे पहले ये यहाँ पे कैटाइन ही है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, तो अब देखो 2 यहाँ पर हैं, एक NH3 यहाँ पर अमीन है और एक क्लोराइडो, एक अमीन है क्लोराइडो, तो अमीन A आ रहा है, A पहले आता है कि C पहले आता है, A आता है, तो सबसे पहले अमीन लिखेंगे, 5 है ना अमीन, तो लिखेंगे पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। फिर उसके बाद क्लोराइड है, तो क्लोराइड को हम क्या लिख देते हैं, क्लोराइडो, लिगेंड में है ना Cl, हाँ तो क्लोराइडो हो जाएगा। फिर कोबाल्ट है हमारा, तो कोबाल्ट लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 3 ही है, लिख दिया। बाहर क्या है तुम्हारे, Cl2, इसको हम क्लोराइड ही लिखेंगे। हो गया, बिल्कुल इजी था, वैसा ही है। थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड में लिखा है सबसे पहले यहाँ पे K3, इस बार हाँ ये सही अलग है थोड़ा, FeCN6। अब इस बार देखना यहाँ पर, देखने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ पर ये देखो K3 ये पहले लिखा गया है, यानी कि ये यहाँ पर इस बार क्या है, कैटाइन है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस बार यहाँ पर क्या है, एनाइन है, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। बिल्कुल मेरे भाई, सबसे पहले हम कैटाइन को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं जी, अनाइन को लिखते हैं। सबसे पहले कैटाइन को लिखो, कैटाइन क्या है तुम्हारा, पोटेशियम है। 3 है कि 4 हो फर्क नहीं पड़ता, हमें सीधा नाम लिखना होता है, तो लिख देते हैं हम पोटेशियम। काउंटर आयन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना होता है। अब बाहर आओ, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। लिगेंड कौन है, Cn है ना, कितने हैं, 6 हैं, तो लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, फिर हमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन है, Fe, बट इसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट, फेरेट क्यों लिख दिया हमने, 8 क्यों लगा दिया लास्ट में, क्योंकि भैया ये अनाइन है इस बार, इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इसलिए। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पे K3 है, यहाँ पर एक पे कितना चार्ज होता है, K पॉजिटिव है ना, +1 होता है ना, 3 है, तो 3 × +1 Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, इसको X मान लो। CN6 है ना, 6, एक Cn पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है, इक्वल टू में 0 कर दो, तो -6 +3 कितना आया, -3। यहाँ पे भी X इक्वल टू +3 आएगा, आई थिंक, चेक कर लेना। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे इस तरह से। हो गया, बिल्कुल। चलिए जी, अगला पार्ट करते हैं अपना फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट देखो क्या है जी, सबसे पहले यहाँ पे फिर से K3 है, ओके सही, ये कैटाइन है इस बार, फिर से K3 लिखा ना पहले, ओके। फिर ये कॉम्प्लेक्स है अपना जो कि अनाइनिक है, Fe, फिर C2O4, ये है ऑक्सीलेटाइन, है ना, यहाँ पे जाके ऑक्सीलेटो हो जाएगा। ये कितने हैं, 3 है इसके, ओके भैया। इसका नामकरण करो, चलो भैया नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पर, Fe है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया, पहले कौन थे, K3, तो 3 एक पे चार्ज होता है, +1 इस पे, ओके भैया। C2O4 ऑक्सीलेटाइन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है कितना, ये 3 है, 3 × -2 इक्वल टू में हो गया 0, तो ये हो गया -6 +3, तो यहाँ पे भी X इक्वल टू +3 आएगा, आई थिंक।
हाँ जी, यहाँ पे भी जो आपका आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई। चलो इसका नाम करते हैं। सबसे पहले हम कैटाइन वाले को नाम लिखते हैं। कैटाइन कौन है यहाँ पर? पोटेशियम। तो इसको हम पोटेशियम को पोटेशियम ही लिख देंगे क्योंकि काउंटर आयन है ना यहाँ पर, कैटाइन है इसलिए पहले नाम लिख रहे हैं। अब इसका नाम लिखो कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम? लिगेंड का। लिगेंड कौन है यहाँ पे? ऑक्जिलेटाइन, ऑक्जिलेटो। नाम चेंज हो जाता ना लिगेंड में, ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो लिखते हैं, है ना। बट है कितने ये? 3 है, 3 है ना। तो यहाँ पे हम 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो। फिर यहाँ पर Fe है तुम्हारा सेंटर मेटल आयन। Fe क्या हो जाएगा? फेरेट। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, फेरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, कितना आया? 3 आया। हो गया भैया, क्या बात है। अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ, उसके बाद लास्ट। फिफ्थ वाला क्या है भैया? फिफ्थ में है सबसे पहले K2, फिर अंदर, हाँ फिर ये है। इसमें भी भैया देखो, पहले हमारे पास काउंटर आयन है K2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट चालू हुए, यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है जो ब्रैकेट के अंदर है ये अनायनिक है, नेगेटिव वाला है ना। यहाँ पे भी पहले तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लो इसका। सेंट्रल मेटल एटम ये है ना, हाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X मान लिया, और पहले K2 है ना, तो 2 × +1, ठीक है। क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइडो होगा, 4 है ये, एक पे -1 चार्ज होता है, तो 4 × -1 = में 0। तो X = क्या आ जाएगा? 4 × -1 -4 +2, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल दी है पैलेडियम की, Pd की +2। अब इसका नाम लिखो। सबसे पहले कैटाइन वाले का नाम लिखेंगे। कैटाइन कौन है यहाँ पे? ये पोटेशियम। बट यहाँ पे 2 हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काउंटर आयन है, तो हमें डाई वगैरह नहीं लगाना है। लिगेंड होता तो लगाते। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे भैया? लिगेंड्स का। लिगेंड यहाँ पे एक ही है, Cl। कितने हैं? 4 हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम, 4 को हम लिखते हैं टेट्रा, और यहाँ पे क्लोराइड क्या हो जाएगा? क्लोराइडो, क्योंकि लिगेंड है ना, तो क्लोराइडो हो जाएगा। फिर यहाँ पे पैलेडियम मेटल है, पैलेडियम क्या हो जाएगा? पैलेडेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेटस की कितनी निकली थी? 2 निकली थी, तो ब्रैकेट में ये लो जी, हो गया। बहुत बढ़िया। लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं हम, 6th वाला, है ना। बस उसके बाद अब फटाक से आगे के करेंगे। ये क्या है भैया? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से ही स्टार्ट हुई 6th थिंग, है ना। 6th वाले पार्ट में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स से ही हमारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये हमारा पक्का इस बार कैटाइनिक होगा। यहाँ पे मेटल का नाम हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, Pt है। फिर हमारे पास है भैया NH3, यानी कि अमीन। कितने हैं? 2 हैं। फिर एक क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्लोराइडो। फिर यहाँ पे है NH2CH3, ठीक है भैया। और बाहर लगा है एक Cl। ये Cl क्या है? काउंटर आयन है। लिखो नाम भैया। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस बार ये कैटायनिक है क्योंकि सबसे पहले यही लिखा गया है, और ये भैया आपका काउंटर आयन एनाइन होगा। तो सबसे पहले हम इसका ही नाम लिखेंगे, किसका? कॉम्प्लेक्स का। लिखो भैया। यहाँ पे देखो अलग अलग हमारे पास लिगेंड्स हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते ना, एक है हमारे पास अमीन, एक है हमारे पास क्लोराइडो, ठीक है, और ये NH2CH3 ये होगा आपका मिथाइलामाइन, ठीक है। तो हमें इनके नाम कैसे लिखते होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले अमीन A ही पहले आता है, फिर C आता है, फिर M आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 है ना अमीन, तो डाई अमीन। फिर C आता है तो क्लोराइडो, क्लोराइड को हमने क्लोराइडो कर दिया। फिर NH2CH3 ये हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल अमाइन। सारे लिगेंड्स लिख दिए। अब सेंट्रल मेटल को लिखो, पीटी क्या होता है भाई? प्लेटिनम। यहाँ पे प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे। क्यों भैया? क्योंकि इस बार कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे ब्रैकेट में, और बाहर लिखा है Cl, इसको हम एज इट इज लिख देंगे क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लेटिनम को हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया X। NH3 का होल ट्वाइस, ये तो भैया न्यूट्रल होता है, तो 2 × 0। Cl पे चार्ज होता है भैया -1, है ना। और मिथाइल अमाइन ये भी भैया न्यूट्रल होता है, इस पे भी चार्ज हमारा 0 ही होता है, और बाहर हमारा Cl है तो -1, ठीक है, = में 0। तो X = क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 × 0 0 हो गया, -1 -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो X = +2। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख देंगे 2। हो गया, बिल्कुल। चलिए भैया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा गया है यहाँ पर? 5.3
इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग, कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे और हमें इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। सबसे पहले वाला देखो भैया, सबसे पहले वाला, चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें काउंटर आयन दिया गया है पोटेशियम, फिर सेंट्रल मेटल एटम दिया गया है क्रोमियम, फिर हमारे पास लिगेंड है पानी यानी कि एक्वा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर हमारे पास ऑक्जेलेट आयन C2O4 जो कि कितने हैं हमारे पास 2 हैं और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करेगा, किस तरीके का, मैंने कहा देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो ये किस तरीके का शो कर सकता है। अब देखो मैंने तो देख के ही बता दिया इसको कैसे। मैंने कहा भाई सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 2 लिगेंड है H2O और 2 लिगेंड है ऑक्जेलेट आयंस के। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लिगेंड्स हैं, है ना, कम से कम 2 अलग अलग लिगेंड्स तो हैं। तो मैंने देख के बता दिया ये तो भैया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा बिकॉज भैया 2 अलग अलग लिगेंड्स यहाँ पे हैं। बना के देख लेंगे सिस एंड ट्रांस बनेगा कि नहीं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया, देखो H2O आपके बाय यूनिडेंटेड होते हैं, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे ये कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे 2। C2O4 इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है, एक मॉलिक्यूल है कितने 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि टोटल यहाँ पे लोन पेयर कितने डोनेट कर रहे हैं लिगेंड 6, है ना, और 6 होता है तो आपकी जियोमेट्री क्या होती है भैया ऑक्टाहेड्रल होती है। ओके, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ ये भैया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मैंने देख के कैसे बता दिया भैया, या तो तुम सीधा याद कर सकते हो MA2B2 टाइप ऐसे करके, है ना, बिल्कुल। दूसरा तरीका भैया मेरा तो सीधा है, जब भी मैं देखता हूँ अच्छा यहाँ पर H2O, ठीक है, 2 शैम आपके लिगेंड्स हैं, यहाँ पे भी 2 सेम हैं, अलग अलग है कम से कम 2, तो भैया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मैं तो देख के ऐसे, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाता हूँ ना, तो भाई वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिक्स बता देता हूँ कि ये चीज़ें देख लो, इससे ही तुम देख के बता दोगे। चलो बना के देख लेते हैं। खैर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, तो भैया ये रहा Cr, ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले सिस वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिस आइसोमर बनेगा कि नहीं हमें नहीं पता, बट बनाने की कोशिश करते हैं बनता है कि नहीं। सबसे पहले H2O है ना, यहाँ पर कितने 2 हैं, तो H2O को तुम एक साथ लगा दो, H2O एडजेसेंट लगा दिया ना, हाँ जी, तो इससे आइसोमर बना रहे हैं तो ऐसे ही लगाते हैं। C2O4 आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, इसको वैसे ऑक्जेलेट OX ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ऑक्जेलेट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये OX, भैया सिस आइसोमर तो बन गया बड़े आसानी से, बिल्कुल। क्या ट्रांस भी बन सकता है, बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांस भी बन जाएगा Cr। देखो सबसे पहले इसका जियोमेट्री कुछ ऐसे होगा, इस बार क्या करो जो H2O थे ना इनको अपोजिट लगा दो, H2O अपोजिट लगा दिया ना, ट्रांस आइसोमर भी बन जाएगा आपका, OX ये भी भैया अपोजिट लग गए, लो भैया इनको भी अपोजिट लगा दिया, लो भैया ट्रांस आइसोमर भी बन गया, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। अब देखो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, अब मैं तो भैया देख के ही बता दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 बाइडेंटेड लिगेंड हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बिल्कुल, तो भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। लेकिन भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या सिस वाले एंड ट्रांस दोनों वाले शो करेंगे, नहीं, ये तो भैया पढ़ा होगा तुमने, सिस वाले ही शो करते हैं, ट्रांस आइसोमर शो नहीं करते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम सिस वाले का ही देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बारी आती है भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, देख, ठीक है, सबसे पहले सिस वाला बनाते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा पास, ये रहा हमारे पास क्रोमियम Cr अपोजिट, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल हमने बना दिया। ठीक है जी, ज्यादा अंदर तक चला गया। अब देखो भैया सिस वाला बना रहे ना, तो H2O हमने यहाँ पे लगा दिए पास पास, और ऑक्जेलेट आयन इस तरीके से हमने लगा दिया। मैं फिगर थोड़ा गंदा बना है, देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिरर के सामने रखेंगे, हमको देखना है जो इमेज बन रही है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल बन रही है या फिर नहीं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक
ठीक है, अगर हम इस पर मिरर इमेज बनाएंगे इसकी, तो मिरर इमेज इसकी कुछ कैसी बनेगी भैया, बनाते हैं, उल्टा उल्टा हो जाएगा सब, सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। ये ओ एक्स इधर था, ये ओ एक्स उधर चला जाएगा, समझ गए, एक H2 इधर था, ये H2O इधर आ गया, ठीक है, एक ओ एक्स इधर था जो, ये इधर चला गया, उल्टा बन जाएगा, और ये H2 इधर ही रहेगा, ये बीच में था। लो, इसकी मिरर इमेज बन गई। अब इस वाली इमेज को उठा के इस पे रखने की कोशिश करो तो ये नहीं ढक पाएंगे, ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि देखो ना भैया, इधर ये ओ एक्स है, इधर ये ओ एक्स है, इधर तो ये खाली पड़ा ना पूरा, तो ये यहाँ दिख रहा होगा, कवर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज मिरर इमेज बन रही है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ये सिर्फ आइसोमर है, और यहाँ पे हम लिख देंगे यस ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बन नहीं है इनकी, और ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा भैया, ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि तुम बनाने की कोशिश करो, ये जो ट्रांस आइसोमर है ना, इसकी तो मिरर इमेज बनाने की कोशिश करोगे तो ये इमेज एक दूसरे को ढक देंगी, सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनेंगी, समझ रहे हैं, बनाने की कोशिश कर लेना, वैसे पढ़ा होगा आपने वन शॉट में। तो ये दो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। अगला पार्ट देखते हैं सेकंड वाला। अब सेकंड वाले को भी देख के मैं तो बता देता हूँ कि ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कोबाल्ट है यहाँ पर, और इथाइलिन डाइअमीन है 3, और यहाँ पे काउंटर आयन है ये Cl3। अब भैया बताओ यहाँ पर क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? यहाँ पे देखो 3 लिगेंड्स हैं और वो भी सेम है, तो यहाँ पे मैंने देख के बता दिया भैया नहीं, 3 लिगेंड्स हैं वो भी सेम है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर एक अलग भी होता लिगेंड तब भी मैं बोल देता ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे नहीं, ठीक है, देख के बता देते इस तरीके से। काफी सारी ट्रिक्स मैंने याद करवा रखी हैं स्टूडेंट्स को, बिल्कुल। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, देख नहीं रहे हो, EN है यहाँ पर, इथाइलिन डाइअमीन, डेंटिसिटी 2 होती है, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड दिख गया, यस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे, चाहो तो बना के देख लो। ऑप्टिकल आइसो, राइटिंग मेरा थोड़ा गंदा आ रहा है यार, क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हो रखे हैं, मेरे हाथ चल नहीं रहे हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सच बता रहा हूँ। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, कितने लिगेंड्स? 3 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 लिगेंड्स है EN, ओके, लेकिन इनकी डेंसिटी 2 होती है। एक मॉलिक्यूल कितने एटम, कितने लॉन पेयर्स देता है? 2, तो 3 × 2, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जियोमेट्री होगी भैया इसकी ऑक्टाहेड्रल। तो बना लो भैया, ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कुछ इस तरह से, ठीक है। EN है यहाँ पे। सबसे पहले देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल आपका सिस वाला शो करता है, ट्रांस वाला नहीं करता, तो इसको सिस ही हम बना रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक EN यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, एक EN यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरह से, और एक EN यहाँ पे लगा दिया। अब ये सिस और ट्रांस की तो बात ही नहीं है, बनेगी यहाँ पे तो ये हमने कुछ इस तरह से इसका बना दिया। अब इसका भैया मिरर इमेज बनाओ, टक 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 टक, ये भैया मिरर है हमारा, और इसकी मिरर इमेज बनाने की हम कोशिश करेंगे, है ना। तो जियोमेट्री तो वैसी रहेगी, उल्टा उल्टा हो जाएगा सब, बिल्कुल। अब ये जो वाला जो EN था ना, ये इधर था लेफ्ट में, अभी राइट में चला जाएगा। लो भैया चला गया। एक ये EN था जो इधर साइड, वो उधर चला जाएगा, चला गया, उल्टा हो गया ना, ये EN इधर था, राइट हैंड साइड था, ये इधर साइड चला जाएगा, EN चला गया, बिल्कुल चला गया। अब ये इमेज देख लो भैया, उठा के रख के देखो एक दूसरे पे, क्या इम्पोज कर पाए? ये सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं है। ये जो इमेज बनी यहाँ पे, ये है आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल, रख के देख लो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये EN है यहाँ पर, इधर साइड तो है ही नहीं ना ये EN, तो ये खाली रह जाएगा, एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे पूरी तरह से। नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस बन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम बोल देंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे, ठीक है भैया। दूसरा पार्ट भी हो गया अपना, थर्ड पार्ट देखते हैं जी, थर्ड पार्ट में क्या है।
इसको भी हम कोशिश करेंगे। इसका क्या है, सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है CO, फिर है हमारे पास NH3 अमीन, कितने हैं 5 हैं। फिर हमारे पास क्या है नाइट्राइटो NO2, ठीक है भैया NO2 है। ओके, NO2 के बाद क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, बंद। फिर बाहर है हमारे पास काउंटर आइन विच इज NO3 का होल ट्वाइस। अब ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा अब देखो जी, हमने देखा सबसे पहले क्या यहाँ पे हमें बाइडेंटेड लिगेंड कोई दिख रहा है, यहाँ पे ये अमीन है, ये भी एक ही लोन पे डोनेट करता है, ये भी एक ही, बाइडेंटेड तो नहीं दिख रहा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो नहीं करेगा, देख के ही बता सकते हैं। जो जिनने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से पढ़ा है लाइव लेक्चर्स में, वो तो देख के बोल देते नहीं भैया नहीं कर सकते हैं। देखो ज्यादा सोचा विचारी रटने वाली चीज नहीं होती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने जब आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था स्टूडेंट्स को ये लाइव, तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी उनको, वो देख के ही बता सकते हैं कि ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा और किस तरह का नहीं करेगा। सोचना भी नहीं पड़ेगा भाई, देख के ही पता कर सकते हैं। रटना वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है ये। मैंने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड देख नहीं रहा, क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? मैंने कहा देखो 5 लिगेंड एक तरह के हैं, एक ही डिफरेंट लिगेंड है सिर्फ और सिर्फ NO2। 5 लिगेंड एक तरह के, छठवां लिगेंड, 6th लिगेंड अलग है, केवल एक ही लिगेंड अलग है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, हमने देख के बोल दिया, क्योंकि दो तो लिगेंड्स कम से कम अलग हो नहीं है। ना जियोमेट्रिकल शो करेगा ना ऑप्टिकल शो करेगा, ठीक है। और भी तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं ना स्ट्रक्चरल वाले में। स्ट्रक्चरल वाले में हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारा थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, हमने कहा अच्छा भैया देखो भाई यहाँ पर NO2 दिख रहा है, और हमने देख के बोल दिया जो NO2 है ये तो भैया एम्बीडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर ये एक ही लॉन पेयर डोनेट करता है, बट इसके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं, यानी कि इसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही एक्टिव होता है। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी लॉन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। मैंने कहा एम्बीडेंटेड लिगेंड है यहाँ पर, और एम्बीडेंटेड लिगेंड जहां दिख जाए वहां हम क्या बोल देते हैं, किस तरीके का आइसोमेरिज्म होता है बताओ? लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे, किस तरह से करेंगे लिख के बता दो भैया। जैसे कि ये हमारा CO NH3 5 NO2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कौन डोनर एटम है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम्स है। इसका भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाओ, कैसे बना देंगे? पहले नाइट्रोजन हमने दिखा दिया, अब हम दिखा देंगे यहाँ पर पहले नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था लोन पेयर, अब ऑक्सीजन कर रहा होगा। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ONO। बोलो कोई दिक्कत? चीज वही है, इन दोनों के फॉर्मूला भैया सेम है। अच्छा बाहर ये भी लगाना था NO3 2, तो यहाँ पर ये लगा लेना बाहर भैया NO3 में लगाना भूल गए जल्दी में, ठीक है NO3 2 ये बना लेना। अब यहाँ पर देखो दोनों के फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर और यहाँ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो ये कैसे हो गया भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये फटाक से देखा करो, कहीं एम्बीडेंटेड लेकिन दिख रहा है भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर देगा, क्या बात है। फिर मैंने देखा यहाँ पर क्या ये और भी तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? मेरा दिमाग दौड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा भाई यहाँ पर बाहर देखो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या शो कर सकता है? अगर ये पानी में डाल देंगे तो यहाँ पर हमको आयंस मिलेंगे NO3 माइनस और ये सब मिलेंगे। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा ये NO3 एज अ लिगेंड भी काम कर सकता है यहाँ पर, अभी हम देख के आ रहे थे वहां कर रहा था ना, हाँ बिल्कुल। और ये जो NO2 है ये एज अ काउंटर आयन भी काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भैया। तो यहां पर ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। कैसे शो करेंगे अभी दिखा देता हूं तुम्हें। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी ये शो करेंगे। हाँ जी सर कैसे? देखो CO NH3 5 और यहां पर NO2 है लिगेंड, ठीक है भैया, और बाहर है तुम्हारा NO3 का होल ट्वाइस। अगर तुम इसको पानी में डालोगे तो तुम्हें 2 NO3 माइनस आइंस मिलेंगे। ओके, अब हमने क्या किया यहां पर देखना, CO NH3 5 एक NO3 को हमने अंदर भेज दिया और NO2 को बाहर भेज दिया। NO2 को भगा के हमने यहां पर NO3 को लिगेंड बना दिया, यहां पर लिगेंड बन गया और बाहर NO3 एक अंदर, देखो NO3 है कितने, 2 हैं, एक को हमने अंदर भेज दिया, बाहर बचा एक NO3
और एक NO2 को हमने बाहर भेज दिया। क्या बात है भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो दोनों के फॉर्मूलाज दोनों के सेम है, इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे, कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, बस आयंस अलग मिलेंगे। पहले वाले केस में हमको 2 NO3 माइनस आयंस मिल रहे हैं, दूसरे वाले केस में हमको एक NO3 माइनस आयंस मिल रहा है, एक हमें NO2 माइनस आयंस मिल रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। आयंस अलग मिल रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, देख के बता दिया हमने। सोचते कैसे हैं वो समझ में आ रहा है थोड़ा सा, है ना, सोचता कैसे जाता है क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे, खैर यहाँ तो जल्दी जल्दी थोड़ा बोलता हूँ, लाइव क्लासेस में हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहा होता हूँ। बोलो ये कैसे सोचा तुमने, ये कैसे हुआ, एग्जाम में सोचना कैसा है, कैसे सोचा जाता है, क्या हम करें क्या ना करें, एक एक चीज़ भाई समझने वाली है यहाँ पर। कुछ टीचर्स मैंने देखे जल्दी 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 निपटा देते हैं वैसे। ठीक, ओके, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट करना हो तो आप कर लेना, ठीक है, समझाना हमारा काम है। फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम है, उसके बाद NH3 है, ओके, उसके बाद H2O है, ओके, उसके बाद Cl2 है। क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड लिगेंड कुछ दिख रहा है बाहर, आयोनाइजेशन वगैरह नहीं, नहीं दिख रहा भैया। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, क्या यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने कहा अभी देख के बताते हैं भैया। एक यहाँ पर लिगेंड है NH3 अलग है, एक है H2O और दो भैया सेम है। मैंने कहा दो अलग दिख रहे हैं ना, बिल्कुल, है ना, यस, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि मैंने देख लिया दो यहाँ पर अलग अलग लिगेंड्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो 2 Cl, ठीक है, ये 2 लॉन पे डोनेट करेंगे, एक ये करेगा 3 और एक ये करेगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भैया 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और जियोमेट्री हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कौन सी, स्क्वायर प्लानर। मैंने देख के बोल दिया, ये कैसे बोल दिया मैंने बता दिया ना, हाँ मैंने देख के बोल दिया, दो यहाँ पर हमें अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पर लिगेंड्स NH3 H2 दो सेम है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने तो पहले ही देख के बोल दिया ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब आप लोग चेक कर लो करेंगे कि नहीं, जो हमसे पढ़ते हैं लाइव क्लास में वो तो भैया फटाक से बोल देते हैं हाँ भैया होगा, अरे देख के बोल दिया। फुल कॉन्फिडेंस। स्क्वायर प्लानर तो थोड़ा सा हम इस तरीके से बढ़िया से बनाते, अरे लाइन टेढ़ी बन गई, स्क्वायर प्लानर कुछ बनाते हैं बढ़िया से। वैसे हर एक टीचर बोलता है मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ये एक फेमस डायलॉग है, हर कोई कहता है मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है या बहुत अच्छी है, मतलब जानबूझ के बोल रहे होते हैं। ड्राइंग अच्छी होती है वो भी कहते हैं मेरी ड्राइंग खराब है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेंट्रल मेटल आइटम है PT और ये PT सिस एंड ट्रांस बना के देखेंगे भैया बन रहे हैं कि नहीं। ये हमने बना दिया भैया इनका स्क्वायर प्लानर, ओके। सबसे पहले यहाँ पे सिस आइसोमेरिज्म बना के देखो, सिस आइसोमर, सिस बना के देखो बनना है कि नहीं। देखो सिस में क्या करते हैं, दो लिगेंड्स जो कि सेम हो उनको एक साथ लगा दो, तो Cl2 है ना यहाँ पे दो सेम तरीके के, तो सेम वाले हमने एडजेसेंट लगा दिए, पास पास, अपोजिट नहीं लगाए। बाकी जो बचे हैं उनको ऐसे लगा दो, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया NH3 और इधर हमने लगा दिया H2O, ये हमारा सिस आइसोमर बन गया। अब क्या करो, ये जो क्लोरीन क्लोरीन हमने एडजस्टेंट लगाए थे इनको अपोजिट लगा दो, एक Cl को यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो। बाकी देखो जो आपका NH3 है उसको यहाँ लगा दो और H2O को इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये तो ट्रांस भी बन गया, लो भैया सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर बन रहे हैं। तो भैया सिस एंड ट्रांस दोनों आइसोमेरिज्म यहाँ पे बन रहे हैं, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर प्लानर में, टेट्राहेड्रल में नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो सब भाई एडजेसेंट होता है। बिल्कुल भैया, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो भैया हम अपने स्टाइल में देखेंगे। हमने कहा क्या यहाँ पे हमें कोई बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहा है, नहीं। NH3 एक लोन पे डोनेट करता है, H2O भी एक ही करता है, Cl2 भी एक ही करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, चाहो तो बना के देख लेना, अब तो देख के बता देते हैं। तो चलिए जी, अपना ये क्वेश्चन भी हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5.4 क्या बोला जा रहा है, गिव एविडेंस, एविडेंस देना है हमको, प्रूव करना है कि भैया ये CuNH3 5Cl SO4 एंड ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं।
आयोनाइजेशन आइसोमर्स का क्या मतलब होता है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, लेकिन जो आयंस देंगे वो जब उनको पानी में डाला जाएगा तो वो अलग होंगे। देख लो भैया, CuNH3 5 CuNH3 5, यहाँ SO4 बाहर है, यहाँ SO4 अंदर है और Cl बाहर है। तो भैया आइसोमर्स तो है ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला सेम है। पहले वाले में हमें SO4 आयंस मिलेंगे और दूसरे वाले में हमें Cl माइनस आयंस मिलेंगे। तो देखो लिखा भी है, व्हेन आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आयोनाइज टू गिव डिफरेंट आयंस, दीज आयंस देन रिएक्ट, हाँ अलग अलग रीजन के साथ अलग अलग करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जो ये है आपका है ना CuNH3 5 Cl और SO4, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर SO4 है ये SO4 आयंस देगा भैया पानी में डालेंगे अगर इसको हम, है ना भैया, बिल्कुल ठीक है। तो हमें भैया प्रूव करना है, एविडेंस देना है कि हाँ SO4 माइनस आयंस इससे निकला। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर तुम ले लो, क्या ले लो भैया, BaCl2। आप अगर BaCl2 लेंगे यहां पर रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। लो भैया हो गया प्रूफ, SO4 माइनस आयंस मिल रहे हैं। ऐसे ही CuNH3 5, इस बार SO4 हमने अंदर कर दिया, ठीक है ओके, और इस बार Cl हमने बाहर कर दिया। इसको आप पानी में डालोगे तो Cl माइनस आयंस मिलेंगे, बट हमें प्रूफ करना है कि Cl माइनस आयंस मिले। प्रूफ कैसे करेंगे भैया, इसमें डाल दो तुम AgNO3, AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे AgCl का तुमको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, CuNH3 यहाँ पर SO4 आयंस निकलेंगे बाहर इसमें पानी में, तो BaCl2 हमने ऐड किया तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पर हमने इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भैया कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्लोराइड आयंस में नहीं मिल रहे हैं, है ना। आगे देखो, इस वाले में हमने BaCl2 डाला अगर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें हमने AgNO3 डाल दिया तो AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। तो ये भैया इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाया था तो ये सारी चीज मैंने बताई हुई थी। 5.5 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। लिखा है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN4 2 माइनस आइन विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज अ डायमैग्नेटिक। स्ट्रक्चर को स्ट्रगल क्यों पढ़ रहा हूं मैं, बहुत स्ट्रगल हो गया शायद, है ना। हाँ ये डायमैग्नेटिक होगा। एंड NiCl4 2 माइनस आइन विद टेट्राहेड्रल जियोमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। तो भैया हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्रूव करना है कि भैया ये पहले वाला आपका डायमैग्नेटिक होगा, दूसरा वाला तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो मैं आप प्रॉपर लिख के बताऊं आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो पहला वाला आपका है ना NiCN4 2 माइनस, ये है ओके। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल का। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना होगा निकालो, x मान लो। Cn पे कितना चार्ज होता है, -1 है, कितने 4, तो +4 इंटू -1। ओवरऑल चार्ज इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना है -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, +2, यानी कि निकल जो है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +2 निकाल दिया। अब भैया निकल का नॉर्मली एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है ना, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन को हम आर्गन से रिप्रेजेंट कर देते हैं 3d एंड 4s में तो 2 जाते हैं और इसमें 8 चले जाते हैं। बट निकल है किस स्टेट में, Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना यहाँ पर। तो Ni2+ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन तो है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, बचेगा 3d 8 4s 0। अब ये 3d 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो भैया यहाँ पर, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। खैर चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है, बताता हूँ। ये हमने निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, बट निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एस से हमने 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिए, बचा 3d 8, ठीक है। अब हमने इस तरीके से इसकी ऑर्बिटल्स बना ली भैया। ये 3d सब शेल की ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 4s भी होगी, 4p भी होगी, 4d भी होगी, बट हमने बनाई नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग। 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, यहां पर देखो यहां पर लिगेंड कौन है, Cn-, साइनाइडाइन ये है। और Cn- आयन हमें पता है, जो Cn- होता है लिगेंड, ये आपका एक
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है भैया, ये बहुत ताकतवर होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये कहता है नियम कायदे हम नहीं मानते, हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये कराता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इनकी पेयरिंग करा देता है। जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना दो, तो ये कहेगा तू इधर ही चला जा, लो भैया पेयरिंग करा देगा ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 CN माइनस आइंस है, ठीक है, 4 CN माइनस आइंस है यहाँ पर, अभी वो आगे बताया जाएगा कि CN माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा यहाँ पे। ओके, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में या तो हमें टेट्राहेड्रल जियोमेट्री मिल सकती है या स्क्वायर प्लानर मिल सकती है। टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, स्क्वायर प्लानर में dsp2 होती है। हाँ, सिंस CN माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट विल कॉज द पेयरिंग ऑफ, भैया ये 3D इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा जैसा मैंने अभी बताया। तो पेयरिंग कराने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा भैया, एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आइंस हैं CN माइनस कितने हैं टोटल, 4 है यहाँ पर, CN4 है ना, बिल्कुल। अब इन्हें भैया खाली ऑर्बिटल चाहिए तभी आके ये लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो जब ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं उससे पहले ऑर्बिटल्स का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 खाली डब्बे चाहिए, क्योंकि 4 CN माइनस आइंस हैं। तो हम एक हमें यहाँ से मिल गया डब्बा, ये एक S वाला मिल गया, 1 2 और 2 P के मिल गए। ये भैया क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे भैया, ये 1 2 नहीं, हाँ हाँ सही है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भैया 3D का ऑर्बिटल हुआ, एक S का हुआ और 2 P के हुए, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन DSP2। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हमें किस में मिलती है भैया, स्क्वायर प्लानर में, तो वो क्वेश्चन में दिया भी गया है। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स आपकी क्या हो जाएंगी, हाइब्रिडाइज हो जाएंगी। तो ये हमने हाइब्रिडाइज कर दी भैया, 3D में यहाँ पे 4 रह गई, ये DSP2 हाइब्रिडाइज हो गई। अब यहाँ पे CN माइनस आइंस आके अपने लॉन पेयर यहाँ पे दे देंगे, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है मेरे भाई, हमने पूरा ये जो भी किया हमने ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किया। हमने सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर उसकी हमने ये बनाया, फिर हमने पता चला ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बॉन्डिंग करा दी। यहाँ पे कोई भी तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, भैया सारे के सारे पेयर हो गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था ना यहाँ। तो भैया कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो वही लिखा है, सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इट इज डायामैग्नेटिक। अब भैया दूसरा वाला देखो अपना, दूसरा क्या है हमारे पास, NiCl4 2-, ये पैरामैग्नेटिक है, हमें प्रूव करना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। यहाँ पे भी वही करो, निकल का सबसे पहले जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल का वो निकालो। यहाँ पर इसको हमने X मान लिया, प्लस क्लोराइड आइंस है ना, यहाँ पे लिगेंड से एक पे -1 चार्ज होता है, तो 4 -1, ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है। तो यहाँ X इक्वल टू क्या आएगा, -2 + 4। यहाँ भी X इक्वल टू +2 आ गया, यहाँ पे भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 ही है। ठीक है, ठीक है, मतलब सेकंड वाले केस में भी, ये जो सेकंड वाला केस है यहाँ पे भी निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ही है। ओके, +2 ही है ना, बिल्कुल। एक बार हमारे साथ ऑर्बिटल्स बनाओ, यहाँ पे निकल +2 की ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, D में 1 2 3 4, ये 5 3D ऑर्बिटल्स, ये रही आपकी 4s और ये 4p। 4d भी होगी बट वो हमें बनाने की जरूरत नहीं, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी आपकी, निकल 2+ की 3d8, s में 0 थे, तो यहाँ पे D में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5, ऐसे ही होते ना हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग, 6 7 8। ओके, अब इस बार देखो ये जो NiCl4 है ना, यहाँ पे लिगेंड कौन है, क्लोराइड Cl माइनस ये है, और ये आपका होता है एक वीक फील्ड लिगेंड। अब ये कमजोर है तो ये पेयरिंग वगैरह नहीं कराएगा, यहाँ पे ये पेयरिंग वगैरह नहीं होगी। पहले वाले केस में होगी थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, बट इस केस में ऐसा नहीं होएगा। और यहाँ पर भैया क्लोराइड आइन है, यहाँ पर लिगेंड्स जो है यहाँ पे क्लोराइड लिगेंड है जो वो आएंगे अपने लॉन पेयर देंगे, उन्हें भैया खाली डब्बे चाहिए 4। ठीक है, तो भैया ये एक sp और 3 p के, ये भैया हाइब्रिडाइज हो जाएंगे आपस में, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे भैया एक लॉन पेयर आएगा, दूसरा लॉन पेयर आएगा, तीसरा लॉन पेयर आएगा, चौथा आएगा, हो गया भैया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर देखो इस केस में आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो ये कैसा हो जाएगा जी, ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आ गई, आसान सी बात थी। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो उसने पेयरिंग करा दी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं तो यहाँ पे वही आगे लिखा गया यहाँ पर, इन केस ऑफ NiCl4 2-, Cl- is a weak field ligand, therefore it does not lead to the pairing of unpaired 3D electrons। ये
पेयरिंग नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये लोग यहाँ पे बना के भी दिखा दिया, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 3D, यहाँ पे पेयरिंग वगैरह नहीं हुई, ठीक है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। सिंस देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर नहीं हुए, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। हो गया क्वेश्चन, आसान था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अगला देखो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही वही सेम लॉजिक है, क्या लिखा है, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक while NiCO4 इज डायमैग्नेटिक। तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, दोनों भैया टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन उसके बावजूद NiCl4 ये आपका पैरामैग्नेटिक है, जबकि यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक है। भैया प्रूव करना है, कैसे करेंगे, देखो वही चीज लगाओ यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है, क्या छोड़ो मैं पहले आपको समझाता हूँ सारी चीज, उसके बाद देखो सबसे पहले देखो NiCl4 मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकल की कितनी है यहाँ पर, मान लो X है, क्लोराइड आइन है यहाँ पर 4 है ना, तो 4 -1, ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है ना, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 4, X इक्वल टू क्या आ गया +2, यानी कि निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना। और Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट हम अभी देख के आ रहे हैं पीछे, कितना होता है भाई, आर्गन 3d8 4s0, यही होता है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर 3D ऑर्बिटल बनाओ, सबसे पहले 5 डब्बे, 1 2 3 4, ये 3D हो गई, ये 4s हो गई, और ये आपकी 4p हो गई, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl- लिगेंड, ये लिगेंड कैसा होता है आपका, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, यहाँ पे मतलब कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर 4 है यहाँ पर, तो भैया हो जाएगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और यहाँ पर 4 लॉन पेयर आ जाएंगे क्लोराइड के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिली, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा है भैया, पैरामैग्नेटिक है, सही बात है, यही क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे दिख गया। लेकिन दूसरा वाला जो कंपाउंड है ना NiCO4, देख लेना ऊपर क्वेश्चन में लिखा है NiCO4, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक चीज देखना, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, ये भैया निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, X+4, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है, कितना भी नहीं है, न्यूट्रल है, 0, तो X इक्वल टू क्या आया 0, यानी कि यहाँ पर जो निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी कि जो निकल है जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी इस केस में, आर्गन 3d8 और 4s2, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। अब इसकी तुम ऑर्बिटल्स बनाओ, देखना यहाँ पर हम 3D ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, जिसमें ये हमने बना दी भैया 3D ऑर्बिटल, और एक बना दी हमने 4s, और ये बना दी हमने 4p। अरे यार टेढ़ी मेढ़ी बन गई यार, प्लीज भाई माफ कर देना, हाथ तो चल रही है सर्दी की वजह से, ठीक है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 8 है, फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, लो भैया कर दिए, हो गए इलेक्ट्रॉन्स फिर, बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये है, देखने वाली बात तो ये है भैया, ये जो CO है ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भैया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है ये, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगर, तो ये क्या करा देगा, ये तो भैया पेयरिंग करा देगा, यहाँ पे ये तो पेयरिंग कराएगा, मैंने कहा बिल्कुल कराएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ भेज दो, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है भैया, हटाओ इसको, यहाँ पे हमने इसकी कर दी पेयरिंग, लो जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था ना, पेयरिंग कर दी, और ये जो 4s वाले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी उठ के यहाँ आ जाएंगे फिर, लो भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, चलो हटो, वंस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हटो, लो भैया हो गया। इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी भैया 3D की पूरी फिल हो गई, बची क्या हमारी ये S और ये 3P, 4 डब्बे चाहिए हमको खाली, तो ये भैया यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कितने CO हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4 फिल हो जाएंगे। देखने वाली बात क्या है यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है इस केस में, तुम्हें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो पूरी पेयर 3D ऑर्बिटल्स, 3D सबसेल जो थी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं सारी की सारी फुल्ली फिल्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस ये कैसी है, पैरामैग्नेटिक। वही क्वेश्चन में दिया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Cu आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए और 4s वाले यहाँ पे पहुंच गए, इसलिए इसकी भी भैया sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई, टेट्राहेड्रल था ये, लेकिन ये डायमैग्नेटिक था। यही हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? तो बोथ NiCl4 एंड NiCO आर टेट्रा है, दोनों ही टेट्राहेड्रल है, दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हमने दिखाई। देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, लेकिन इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफरेंट है। ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का नेचर अलग है। Cl- आपका वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से ये पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, ये पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता है, जिसकी वजह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो दिखा भी गया है, ये मैंने बना भी रखा था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी इसकी। ठीक है, और ये लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3D में। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग वगैरह होगी नहीं, तो यहाँ पर जो आपके क्लोराइड आयंस आएंगे, यहाँ पर ये 4 आयंस आएंगे, यहाँ पर ये लोन पे डोनेट कर देंगे, 1 2 3 4, और ये तीनों हाइब्रिडाइज होंगे sp3। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये कैसी होगी भाई, पैरामैग्नेटिक हो गया ये। वहीं दूसरा वाला जो है NiCO4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की 0 है। ओके भैया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामला बनेगा, लेकिन CO आपका but CO is a strong field ligand, therefore it causes the pairing of unpaired 3d इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और 4s वाले इधर आ जाएंगे, है ना। Also it causes the 4s electron to shift in the 3d orbital, 4s के इलेक्ट्रॉन भी 3d में चले जाएंगे, गिविंग राइज टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा फिर, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। इजी क्वेश्चन था, मतलब सीधी सी बात है। वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहां पर पेयरिंग नहीं हुई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो उसने इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया और 4s वाले इलेक्ट्रॉन को उसमें भिजवा दिया 3d वाले में, तो वहां पे भी भैया टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही थी। ठीक है, लेकिन वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए वो डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 5.7, क्या लिखा है, FeH2O6 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, वेयर एज FeCN6 इज अ वीक पैरामैग्नेटिक। भाई सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ज्यादा अच्छा पैरामैग्नेटिक है, जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसको, कर देते हैं एक्सप्लेन क्या है। सबसे पहला वाला कंपाउंड देखो FeH2O6, सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सेंट्रल मेटल एटम की, X मान ली हमने। ठीक है, H2O कितने हैं तुम्हारे पास, 6 हैं, लेकिन H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो 6 × 0 कोई चार्ज नहीं है। ओवरऑल चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, तो हमने ऐसे लिख दिया इक्वल टू +3। 6 × 0 0 हो गया, बचा क्या, 3 बचा, तो X = 3 आ गया, यानी कि जो Fe है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। ठीक है, सबसे पहले हमने Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा। 26 एटॉमिक नंबर होता है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन से रिप्रेजेंट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एस में गए, 20 हो गए, 6 डी में चले गए, बिल्कुल। लेकिन है कितने, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा, यानी कि अब बचेगा 3d5। देखो 3d5 बचा, निकल गया Fe+3 में। अब इसकी ऑर्बिटल्स बना लो तुम, 3d ऑर्बिटल्स बनाई तुमने, एक एक सब में गया, हो गया भाई। ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, H2O बीइंग अ वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर H2O तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि इसकी पेयरिंग वगैरह नहीं होएगी, पेयरिंग नहीं होएगी। और यहाँ पर H2O6 है, तो यहाँ पे आगे होगी आपकी जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भैया पेयर अप नहीं हो रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, कितने, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरे वाले केस में देखो FeCN6 वाले में, FeCN6 वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की निकालो, क्या आएगी, X, Cn पे -1 चार्ज होता है, तो 6 है ये, तो 6 × -1, ओवरऑल 3 माइनस चार्ज है, इक्वल टू -3 हो गया। तो X की वैल्यू निकली +3, यानी कि यहाँ पे भी Fe आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, Fe+3 की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। यहाँ पे भी देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए वही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या है, Cn आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। पहले वाले केस में पेयरिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले। दूसरे वाले केस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर ये यहाँ पे चला जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद 2 + 2 4, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा सिर्फ और सिर्फ,
दूसरे वाले केस में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ज्यादा अच्छा पैरामैग्नेटिक होगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, यानी कि ये वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। हो गया आंसर। ड्यू टू ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द कॉम्प्लेक्स इज वीकली पैरामैग्नेटिक। बस इतना ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एक्सप्लेन CuNH3 3 positive is an inner orbital complex, whereas NiNH3 2 positive is an outer orbital complex। क्या लिखा गया है यहाँ पर, चलो मैं आपको समझाता हूँ ये भी। सबसे पहले देखो CO वाला, CuNH3 3 positive, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हमको ये एक्सप्लेन करना है, हमें पता भी नहीं है कैसा है, इनर है कि आउटर है, हम खुद बना के देख लेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। और वही हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सब में तरीका वही है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली, NH3 न्यूट्रल होता है, 6 है तो 6 × 0 0 ही रहेगा। ओवरऑल चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, इक्वल टू +3 हो गया, तो X इक्वल टू क्या आ गया +3। बहुत सही। यानी कि जो कोबाल्ट है तुम्हारा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 27 होता है ना, 27 ही होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d 4s। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन से रिप्रेजेंट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, और डी में कितने गए, 7 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3 का है, तो कोबाल्ट +3 कैसे हो जाएगा यहाँ पर, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन भगा तो 2 s से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा, तो 3d में बचेंगे 6, 4s में 0 बचेंगे, ठीक है भैया। अब NH3 आ है यहाँ पर, NH3 कैसा है तुम्हारा, यहाँ पर NH3 है भाई साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भैया ये करा देगा पियरिंग। क्या करा देगा भैया, पियरिंग करा देगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो D है ना, यहाँ पे D, सबसे पहले यहाँ पे हम D ऑर्बिटल बनाते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, ये आपकी 3D है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। वैसे नॉर्मली भरते बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेयरिंग करा दे रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो पेयरिंग हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन की, कैसे 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग फील्ड था ना तो पेयरिंग होगी भैया, 2 डब्बे खाली हैं, ठीक है। 3D के अलावा यहाँ पे 4s भी होगा और 4p भी होगा, बिल्कुल 4d भी होगा, बट वो हम नहीं बना रहे, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, NH3 6 लिगेंड्स हैं, इनको 6 डब्बे चाहिए खाली, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ से डब्बे मिल जाएंगे इनको 3D से 2, और एक यहाँ से 3 4 5 6, ये सारे तुम्हारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन इनकी क्या बनेगी, D2, 2 D के यूज हुए ना, एक S का हुआ, फिर 3 P के हुए, D2 sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई, हो गई हाइब्रिडाइजेशन इसकी ये, ठीक है। बट यहाँ पर देखो डी कौन सा यूज हुआ, इनर वाला हुआ, अंदर वाला यूज हुआ, ये अंदर वाला यूज हुआ ना, हाँ जी सर, इसलिए ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिल्कुल हो गया प्रूफ। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो तुम, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जगह है यहाँ पर, दूसरा वाला देखिएगा। यहाँ पर दूसरा कौन सा था हमारे पास, NiNH3 6 2 पॉजिटिव। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना होगा, X + 6, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल टू में +2, तो यहाँ पे X इक्वल टू आया +2, यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे निकल की, कितना होता है निकल का एटॉमिक नंबर, 28 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, आर्गन 3d 4 28 इलेक्ट्रॉन है ना, 28, तो 18 इससे हो गए, 2 इसमें चले गए, कितने हो गए 20, और 8 आ गए डी में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिल्कुल। तो निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, एस से उड़ जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, आर्गन और 3d8 4s, एक मिनट, 3d8 4s 0, ओके। अब यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल बनाओ जरा, यहाँ पर ये लो जी, सबसे पहले हम 3D बनाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 3D हो गई, ये 4s हो गई, और ये आपकी 4p हो गई, ओके। अब जरा देखना है यहाँ पर 3D 4s 4p, कितने डी में इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिल करो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी हम
देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल्ड होंगे, अच्छी बात है, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो NH3 है भैया, NH3 अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट हर्ट्ज रूल फिल होंगे, पेयरिंग हो जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई पेयरिंग, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब NH3 है टोटल 6, टोटल 6 बॉक्स चाहिए इनको, कितने चाहिए? टोटल 6 बॉक्सेस चाहिए इनको, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने जो आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, ठीक है, तो वहां पर ये कोई नहीं थी कि DSP है ना, कम से कम डी के अगर 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे होते हैं, यहाँ पे डी के यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे होते हैं तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बॉक्स खाली है, तो हमें इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि 3D सिर्फ एक खाली है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होगी S, एक इसका आएगा, 3 इसके आएंगे, 3 और 2 डी के आ जाएंगे। अब डी ऑर्बिटल यहाँ पे मैंने बना नहीं पाई, जगह कम थी, समझ रहे हो, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी sp3d2, ठीक है, ओके, ये निकल के आएगी, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल खाली मिल पा रहा था ना हमें यहाँ पर, तो भैया इसमें हम इनको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे भैया लॉन पेयर, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली? sp3d2। इस बार देखो, इस वाले केस में डी और डी जो आया यहाँ पर, ये तो बाहर वाला है, बाहर वाला आया ना, पहले अंदर वाला आ रहा था, इस बार बाहर वाला आया, तो ये कैसा होगा तुम्हारा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हो गया प्रूफ, हो गया, ठीक है, मैंने पूरा बना के बता दिया। अब यहाँ पे लिखा वही है, देखो NCuNH363 पॉजिटिव, इसमें कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 निकल के आई, इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स आपकी पेयरिंग हो गई। लेकिन पहले वाले केस में क्या था? 2d ऑर्बिटल अंदर वाली मिल रही थी, 3d सबसेल में 2d ऑर्बिटल्स खाली मिल रही थी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई थी D2sp3। अब d अंदर वाला यूज हो रहा था, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। जबकि दूसरे वाले केस में क्या था? NiNH3, इसमें निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये निकल के आई थी, NH3 ने पेयरिंग करा दी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो ओनली 1 3d ऑर्बिटल एम्प्टी, केवल एक ऑर्बिटल खाली थी 3d की, बट हमें 2 चाहिए होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाले केस में, यहाँ पे सिर्फ एक ही थी, तो उसने कहा नहीं, एक खाली रखे रहो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थस इट कैन नॉट अंडरगो, इसलिए ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, क्योंकि 2 खाली थे ही नहीं डी में, 3d में, है ना, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2, और यहाँ पे d कौन सा यूज हुआ? बाहर वाला, अंदर वाला हुआ ही नहीं यूज, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। 5.9 देखो, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वायर प्लानर PTCN4, PTCN4, ओके, हमें इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो देखो मैं आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एक्स मान लिया हमने, साइनाइड आयन CN है ना, तो ये 4 है, इसमें -1 चार्ज होता है, तो 4 -1, ओवरऑल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे? -2 है, तो x इक्वल टू क्या होगा? -2, और उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया? +2, यानी कि जो प्लेटिनम है इधर पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है भैया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब प्लेटिनम की जरा ये जो पीटी है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? यहाँ पे आता है जेनॉन, फिर आता है यहाँ पे 4f 5d 6s, ठीक है। तो यहाँ पर जेनॉन से हम 54 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4f में जाते हैं यहाँ पर 14, d में 9, f में 1, हो गए 54 +14 कितना हो गया आपका? 58, ओके, हो गए 78 हो गए, ओके बिल्कुल। अब यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, तो P2 PT +2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दो, तो भैया आउटर से निकलते हैं, एक S से निकल जाएगा, एक D से निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? 4f 14, 5d 8 और 6s में 0, 5d 8 आया यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, 5d बनाओ भैया, ये लो भैया, 1 2 3 4, 5d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स बना दिए हमने, d में 5 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिल करो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर एक चीज देख लो, पहली 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करना है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है यहाँ पर आपका लिगेंड कौन है? CN- होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो भैया ये अपनी दिखाएगा पावर कि अरे हटो, हम हर्ट्ज रूल को नहीं मानते, हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा भैया? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो भैया पेयरिंग कर दो यहाँ पे,
पेयरिंग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं डी में, पेयरिंग करके भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग हो गया। अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 0। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं भैया, क्योंकि Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसने पेयरिंग करा दी। अगर Cn माइनस नहीं होता यहाँ पर, मान लो Cl माइनस होता अगर यहाँ पर लिगेंड, तो ये पेयरिंग ना करा पाता, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते, खत्म बात। तो वही यहाँ पर देखो हमने प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। इन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट फॉर्म्स अ स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस मीन्स इट अंडरगो DsP2, है ना। स्क्वायर प्लानर का मतलब ही है, देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 4 है Cn, एक Cn एक ही लोन पे डोनेट करता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब 4 में देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 या होगी DsP2। sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है, और DsP2 होता है तो आपका स्क्वायर प्लानर होता है ना। और क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था कि ये स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री शो कर रहा है, स्क्वायर प्लानर। तो DsP2 होगा इसका पक्का, है ना, तो वही लिखा है यहाँ पे। दिस मीन इट अंडरगो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Pt+2 में 5d8 आ रहा है, ठीक है, 5d8 आ रहा है बिल्कुल, लेकिन वही लिखा है Cn माइनस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn माइनस है भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग करा देगा, उसने पेयरिंग करा दी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, हेंस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। बहुत सही। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, 5.10 लिखा है द हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकेंड आइन कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, while the hexa cyano ion contain only 1 unpaired electron, explain using crystal field theory। क्या बात है जी। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होगा, हेक्सा एक्वा, यानी कि H2O कितने हैं तुम्हारे पास, 6 हैं, फिर क्या है यहाँ पर मैंगनीज, तो Mn लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है ना, तो मैंगनीज का यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया था, H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना आया, +2, तो हमने ऊपर +2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में भी भैया मैंगनीज ही हमको लेना है, लेकिन इस बार क्या लिखा है, साइनो आयन, समझ रहे हैं, यस। तो यहाँ पे हमने Cn6 ले लिया, ठीक है, मैंगनीज तो 2 पे ही है, और Cn पे -1 चार्ज होता है, लेकिन है कितने, 6 हैं, 6 × -1, तो टोटल चार्ज ओवरऑल कितना आ गया इस कॉम्प्लेक्स पे, 6 - 6 +2 विच इज -4, तो कॉम्प्लेक्स पे हमने -4 चार्ज लगा दिया। फॉर्मूला लिखना आई होप आपको आता होगा, तो हमने लिख लिया। अब हमें बस यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें भैया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो दोनों केसेस में एक चीज देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड्स हैं, वो भी यूनिडेंटेड, सिर्फ एक लोन पे डोनेट करेंगे। 6 में भैया जियोमेट्री कौन सी होती है जी, ऑक्टाहेड्रल होती है। चलो बढ़िया बात है, चलो बढ़िया बात है। सेंट्रल में अब देखो यहाँ पर मैं आपको फटाक से यहाँ पे एक एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नीस है यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। मैग्नीस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इसकी, आर्गन से हम 18 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भेज देते, 20 हो गए, और 3d में 5 जाती है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीस किस ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे मैग्नीस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्वेश्चन में गिवन ही था बिल्कुल। तो यहाँ पे Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से उड़ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में बचेंगे 5, 4s में बचेंगे 0, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। मतलब 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर मैं 3d ऑर्बिटल बनाता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4, ये हमने 3d ऑर्बिटल बना दी। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और H2O तुम्हारा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है भैया, ये ध्यान रखना। पहले वाले केस में H2O कहता है तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अभी ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको प्रूव करना है कि पहले वाले केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे वाले में सिर्फ 1 होएगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब यहाँ पर लिगेंड्स आते हैं तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग होगी मेरे भाई। बट पहले वाले में वीक फील्ड लिगेंड है तो थोड़ी सी कम होगी स्प्लिटिंग होगी, हो गई स्प्लिटिंग भैया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी 3d ऑर्बिटल्स, एक ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी। हमारा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भैया, ये तो ऑक्टाहेड्रल है ना, तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर जाती हैं आपकी 2 ऑर्बिटल Eg, ठीक है।
और नीचे जाती हैं आपकी T2G ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कम हो जाती है T2G। समझ रहे हो? ऑक्टाहेड्रल में ऐसी स्प्लिटिंग होती ना, बिल्कुल मेरे भाई हो गई स्प्लिटिंग, क्या बात है। अब भैया यहां पर देखो H2O है तुम्हारा कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है मेरे भाई, है ना। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुम ये पढ़ के आ रहे हो, जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग कम होती है, यानी कि डेल्टा ओ ज्यादा होता है, सॉरी यहां पर डेल्टा ओ कम होता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने, जरा समझना, ये मैंने लिखा सारी चीज, अब बिल्कुल समझने की बारी आई, समझो। हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भैया हो गई, ईजी ऊपर चलेगी, T2G नीचे आ गई, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, बढ़िया बात है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बारी आई, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले नीचे वाली ऑर्बिटल्स में फिल होता है, नीचे कम एनर्जी से ऊपर एनर्जी में जाते हैं ना, बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने ना, कैसे करेंगे, 1 2 3। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जाएगा या फिर नीचे वाले में पेयरिंग होएगा, समझ रहे, ऊपर जाएगा कि नीचे ही पेयरिंग होगा चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा, वो कौन डिसाइड करता है, ये लीगेंड। यहाँ पे H2O तुम्हारा वीक फील्ड लीगेंड है ना। तो यहाँ पर अगर हम पेयरिंग कराएंगे इसकी, तो पेयरिंग करने में भैया एनर्जी लगती है, बट वीक फील्ड लीगेंड है ना H2O, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता है वीक फील्ड लीगेंड में, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लगेगी, हम तो ऊपर जाना पसंद करेंगे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, पांचवा यहाँ चला जाएगा, हो गई, हो गई, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हुए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी ना यूट्यूब पे, तो खैर मैंने लेक्चर नहीं डाला इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालूंगा जल्द, बट लाइव क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सारी चीज आपको। तो यहाँ पर पहले वाले केस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, क्या क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग ही हमने किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए, क्योंकि यहाँ पे भैया वीक फील्ड लिगेंड था H2O, जिसकी वजह से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, इसलिए सबसे पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल हुए और 2 इलेक्ट्रॉन EG में फिल हुए, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में, इसमें भैया क्या है ये भी देखो वही है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमको खाली जगह मिलेगी क्या। अब दूसरे वाले केस में देखिएगा, इस वाले केस में, ओके जी, हाँ दूसरे वाले केस में देखो, यहाँ पे भी दूसरे वाले केस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे भी मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आर्गन 3D 4s, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके एस से उड़ चुके होंगे, डी में होंगे तुम्हारे 5। अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल बनाओ जरा, यहाँ पर हमने ये बनाई 3D ऑर्बिटल, ये लो जी, 1 2 3 4, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर Cn है भैया, दूसरे वाले केस में Cn-, ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग भैया ज्यादा होगी, ये लो जी, स्प्लिटिंग हो गई यहाँ पर। ऊपर कौन सी जाती हैं ऑर्बिटल्स, EG, नीचे T2G, ये लो जी, ये नीचे आ गई आपकी T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है भैया, ओके। इस बार क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था ना, इस केस में क्या होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि पेयरिंग में कम एनर्जी लगती है ना, ऊपर जाने के कंपैरिजन में, बिल्कुल। अब भैया इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 में, 5 हैं, फिल करो भैया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, बट भैया क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई भैया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखाओ इसमें, तो सबसे पहले हम T2G में जाएंगे, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जाएगा या फिर यहाँ पे पेयर हो जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है, ये लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया क्या, नहीं नहीं सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। तो ये एनर्जी है ना यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी, ये ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है इधर पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर करना पसंद करेंगे। यहाँ कहेगा भैया चौथा इलेक्ट्रॉन कहेगा हम तो भैया पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा, कहेगा हम तो पेयरिंग ही करेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, ऊपर जाएंगे तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो इस तरह से हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर सिर्फ। हो गया प्रूफ भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो ये मैंने जो बताया आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको लिखना है, आप लिख सकते हैं एकदम बढ़िया से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है पूरी चीज। ठीक है जी, ओके। अब आपको सारी चीज लिखनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, देखो क्या लिखा है, Mn इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दोनों ही केसेस में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d 5 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एज अ लिगेंड, अगर H2 एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होएगा भैया, T2g में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर Eg में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है ना, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है वीक फील्ड के केस में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाएंगे, है ना। दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनपेयर्ड, यानी कि 5 के 5 अनपेयर, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। लेकिन दूसरे केस में इन द प्रेजेंस ऑफ Cn- ऐसा लिगेंड, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर लिगेंड जो है यहाँ पर Cn-, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर T2g में ही 5 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो जाएंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन T2g में फिल हो जाएंगे तो 2 T2g ऑर्बिटल्स कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाइल द थर्ड T2g ऑर्बिटल कंटेन 1n। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो T2g ऑर्बिटल होगा उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया था पूरा बना के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो जाता है कि भैया पहले वाले केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने पूरे 10 क्वेश्चंस कर लिए इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बताएगा, और कहीं मेरे से कुछ गलती हुई हो लिखने में, बोलने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, हो जाता है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वैसे ठंडी बहुत है, मतलब मेरे हाथ चल नहीं रहते, बिंग वेरी ऑनेस्ट, राइटिंग इतना गंदा है इसी वजह से, हाथ नहीं चल रहे थे सर्दी की वजह से, बट तब भी मैंने शूट किया लेक्चर जैसे तैसे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत जल्दी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी आने वाले हैं, PYQ भी आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।